नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। बैठक में एनडीए के बाद नेता चुने गए नरेंद्र मोदी 8 जून को लेंगे शपथ। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में जुट गई है, तो संभावना है कि 8 जून को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेंगे। 7 जून को एनडीए की बैठक में उन्हें गठबंधन के नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। आपको ये बता दें कि चुनाव नतीजों में भाजपा ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। तो देखिए, एनडीए के नेता चुने गए हैं। 8 को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, हर पेपर ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए, बेहद अहम रहा कल का दिन और खासकर नतीजे सामने आने के बाद भी ये दिन बेहद अहम रहा। नायडू और नीतीश समेत सहयोगी दलों के नेताओं ने समर्थन पत्र सौंपा। पड़ोसी देश के राष्ट्र अध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण। देखिए, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, शुरुआत में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो उस दौरान साफ हो गई, क्लियर हो गई और क्लियर स्टैंड नजर आया जब ये दोनों बड़े चेहरे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में बैठे हुए देखे गए एनडीए की बैठक में। और उसके बाद देखिए, नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया और अब खबरें हैं कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देखिए, कल दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा था, जब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार किस तरीके से एक ही विमान में बैठे हैं तेजस्वी यादव के साथ। तमाम अटकलें मीडिया में छाई हुई थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ये दोनों बड़े नेताओं के मन में क्या चल रहा है। लेकिन शाम होते होते तमाम चीजें स्पष्ट हो गई। साफ तौर पर खुद नीतीश कुमार ने बोल दिया कि जल्द से जल्द अब सरकार का गठन होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा क्या कुछ और कहा गया, जरा ये भी जान लीजिए। राजग के सहयोगी दलों ने 10 वर्षों में विकास व जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। समर्थन की चिट्ठी के साथ नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के सामने पेश करेंगे सरकार का दावा। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, जरा ये भी जान लीजिए। अपने अहम राजग सहयोगियों से मुलाकात की गई है। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय विकासों को आगे बढ़ाएगा और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साफ तौर पर आपको बता दें कि हम भारत के 140 लोगों की सेवा करेंगे, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी मर्तबा देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और इसमें कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए का, उनको पूरा सहयोग। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपने पत्ते साफ कर दिए। चंद्रबाबू नायडू, जिसके लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि गेम चेंजर की भूमिका में रह सकते हैं, लेकिन देखिए, दोनों नेता जो हैं, दोनों पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया है, रहेंगे तो एनडीए के साथ, रहेंगे तो बीजेपी के साथ। बिल्कुल, देखिए, नायडू और नीतीश गेम चेंजर माने जा रहे थे लेकिन किंग मेकर के तौर पर बनकर उभरे। और इसी के साथ जिस दौरान एनडीए की बैठक हुई तो दोनों की ओर से ये कहा गया कि जल्द से जल्द नई सरकार का गठन होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि लगभग 5 से 6 मंत्रालय की मांग जो है वो की जा रही है दोनों बड़े चेहरों की ओर से। यानी बार्गेनिंग की स्थिति में जरूर जो एन फैक्टर है एनडीए सरकार का, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो बने हुए हैं। इसी के साथ साथ देखिए, ये बातें कल से लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग की थी, क्या इस बार यानी एनडीए में आने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि वो मांग जो है वो पूरी हो जाएगी? बहरहाल, इन सबसे तर आपने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया और 17वीं लोकसभा जो है उसे भंग कर दिया गया। इसी के साथ कल वो तस्वीरें भी देखी गई जब सभी ने एकजुट होकर बैठक में समर्थन पत्र सौंपा और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से खबरें आने लगी कि अब 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। देखो, इसे इस तरह की भी समझिए, क्योंकि जिस वक्त एक दिन काउंट, यूं कह सकते हैं कि जब रिजल्ट आना था एक दिन पहले से ही जो नीतीश कुमार है वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके थे। नीतीश की ये खूबी है, यूं कह सकते हैं कि वह राजनीति के बड़े ही बारीकी से जानकार हैं।
कहा जाता है कि मुख्यमंत्री होने के लिए ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पद को वो त्याग देते हैं। तो इसीलिए सारी निगाहें जो थी वो लगातार नीतीश कुमार पर बनी हुई थी। वह ये ये भी चाहते कहते थे हैं मौसम कहीं ना बदल कहीं, सकता है बिल्कुल, नीतीश और कुमार इसी भी। के साथ यही कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि नीतीश कुमार अपने लिए या फिर अपनी पार्टी के लिए कुछ मलाईदार विभाग चाहते हैं, और इसको लेकर जो दबाव की राजनीति है कहीं ना कहीं वो अख्तियार कर सकते हैं। और देखिए, अब ये होना लाजमी भी है, क्योंकि इसलिए लाजमी है, बीजेपी जो है वह पूर्ण रूप से खुद से सीटें लेके नहीं आई है, बहुमत से नहीं आई है, वो तमाम सहयोगियों के साथ आई है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़े प्रेशर में जो है वो बीजेपी तो रहेगी ही। हालांकि ये अच्छी बात है कि एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका समर्थन उनको हासिल है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे इसी बात को लेकर। आईएनडीआई की बैठक के बाद बोले हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, पीएम मोदी की हुई नैतिक हार, समय आने पर लेंगे फैसला। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। साफ तौर पे आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से मुखर होते नजर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी कोई भी कोशिश नहीं है कि हम जाएंगे और खुद सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है उसे जरूर यहाँ पर निभाते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए इसे अमर उजाला ने भी फ्रंट पेज पर तरजीह दी है। सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा विपक्षी गठबंधन। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खबर जो है उसे प्रमुखता दी गई है। और यहाँ पर अब ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आपको बहुत सी पिक्चर जो होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। आईएनडीआई ने खुला रखा सरकार बनाने का विकल्प, कहा सही समय पर उठाएंगे कदम। देखिए, अंदर खाने क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सभी की अपनी मंशा है। इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता देती हूँ कि आईएनडीआई के घटक दलों के नेताओं की ये बैठक थी। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता करते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष, यूं कह सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को संबोधित किया। चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार बैठक में सोनिया गांधी शामिल हुई थी। राहुल, अखिलेश, शरद, स्टालिन समेत तमाम कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। विपक्षी गठबंधनों की जो निगाहें हैं अभी भी राजग में शामिल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की ओर हैं। देखिए, राजनेताओं का भरोसा कम होता है क्योंकि कथनी और करनी में हमेशा से अंतर होता है। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हम मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, जिस हिसाब से हमको यूं कह सकते हैं जो परिणाम आए उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन रास्ता अभी भी खोला हुआ है, पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विचार मन में कुछ होता है। क्योंकि साफ तौर पर कहा जाता है ना, कई राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इससे रास्ते जो हैं सभी के लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल, सबसे अहम चीज़ है कि देखिए राजनीति में ये ज़रूर कहा जाता है, और ये राजनीति ऐसी चीज़ें से जितना समझने की कोशिश करेंगे ये उतनी गहरी होती जाएगी। फिलहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से ये कह तो दिया गया है कि हम फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशें नहीं करेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। समान विचार धारा वाले जो दल हैं वो एक साथ आए थे। ये लड़ाई जो थी ये संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की थी, लेकिन इन सब के इतर ये बात जो है उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एनडीए के कुछ घटक दलों से संपर्क साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से की जा रही है। और यहां तक कि संभावनाओं पर विचार करने के बाद बुधवार को ये कहा कि बीजेपी द्वारा शासित ना होने के लोगों की इच्छा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाए जाएंगे। अब यहाँ पर उचित कदम जो उठाए जाएंगे वाली बात है, क्या ये मान लिया जाए कि दबी जुबान में इंडिया गठबंधन फिलहाल स्थितियां देख रहा है, जो घटक दल हैं उनके मन को टटोल रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो सरकार बनाने का दावा पेश करे तो क्या उससे पहले उन्हें उतना समर्थन मिल पाएगा? क्या 17 अन्य जो हैं उन पर डोरे डाल रहा है विपक्ष, और फिलहाल उस स्थिति में है? लाजमी है, ये लाजमी भी है, क्योंकि जब भी कोई विपक्ष में बैठता होता है तो जाहिर सी बात है सरकार बनाना उसका लक्ष्य होता है। यहाँ पर फांसीवाद शासन का जिक्र किया गया है। बैठक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवाद शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का अपना संकल्प भी आईएनडीआई ने दोहराया। एनडीए के पक्ष में फिलहाल बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट होने के बाद भी विपक्षी दलों की केंद्र में सरकार बनाने के विकल्प को खुला रखने की घोषणा से ये साफ है कि आईएनडीआई की निगाहें अब भी जदयू और तेलुगु देशम पार्टी के सियासी कदमों पर टिकी हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए साफ तौर पर यदि कोई टूट जाएगा तो तैयार बैठा हुआ है आईएनडीआई ये गठबंधन कि आप हमारे साथ आइए और सरकार बनाइए। आपको याद होगा, ऐसी खबरें भी लगातार यूँ कह सकते हैं कि सामने आई थी कि उप प्रधानमंत्री
बनाने का न्योता भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दे दिया गया था। तो फिलहाल नीतीश कुमार के इस वक्त तो पत्ते बिल्कुल साफ है, लेकिन आगे क्या उनका मूड परिवर्तन हो जाएगा या फिर उनका दिमाग में कुछ चेंजेस आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या एनडीए का दामन थाम कर क्या वापस से आईएनडीए का गठबंधन का साथ ले लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए चलो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार से दिल्ली आते समय एक ही फ्लाइट में नजर आए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। राजनीतिक गलियारों में इसके बाद तहलका मच गया। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता दी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक ही विमान से पटना से दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि पटना में दोनों नेता सवार हुए तो दोनों की आगे पीछे बैठने वाली तस्वीर सामने आई, लेकिन पटना से दिल्ली के बीच करीब 1.5 घंटे के सफर में ही तस्वीर बदल गई। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के पहले दोनों नेता आगे पीछे की जगह अगल बगल बैठे नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। देखिए तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होती हैं और तस्वीरें जो होती हैं कहते हैं ना कि वो एक लिफाफे का काम करती हैं। अंदर क्या होता है, ख़त में क्या है, वो सब बयां करती हैं। तस्वीर ज़रा आप देखिए। और इस बीच इन तस्वीरों को देखने के बाद जब कुछ मीडिया कर्मी अंदर मौजूद थे, उनसे जब प्रश्न किया गया कि कैसा महसूस करें, तो नीतीश कुमार कुछ भी कहते नजर आए, सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने भी मुस्कुराकर सिर्फ सिर हिलाया था, कुछ कहने से इनकार कर दिया था। तो मोदी के पक्ष में प्रस्ताव पारित पर हस्ताक्षर किया, कहा जदयू राजग के साथ रहेगा। नीतीश तेजस्वी की विमान से मुलाकात से पूरे मीडिया जगत में खलबली कहीं ना कहीं मच गई थी, क्योंकि जैसी तस्वीरें सामने आई थी ऐसा माना जा रहा था क्या नीतीश बाबू दिल्ली पहुंचते पहुंचते अपने विचारों को बदल देंगे, क्या आईएनडीआईए गठबंधन का दामन थाम लेंगे, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही थी जिन्होंने अपने आप में सुर्खियां बन गई थी। बिल्कुल दीपिका, कल की ये तस्वीर जो है वाकई सुर्खियों में रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरह से एक साथ एक ही फ्लाइट में आ रहे थे, उसके बाद खबरें ये थी कि क्या दोनों के बीच आपस में कोई बातचीत हुई थी। और एनडीए की बैठक में आपने वो तस्वीर देखी होगी जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ सोचने की मुद्रा में बैठे होते हैं। तभी से कयास लग रहे थे कि आखिर क्या सोच रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार महामहिम के पास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोग जा रहे थे तो नीतीश कुमार जाने से इनकार कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दबी जुबान में अभी भी सियासी गलियारों में यह हलचल है कि क्या नीतीश कुमार बैकफुट पर आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार क्या वापस इंडिया गठबंधन एक बार फिर से जा सकते हैं। देखिए हालांकि समर्थन पत्र उन्होंने दे दिया है एनडीए को और वो समर्थन पत्र देखा भी था। वो ये कह भी रहे हैं कि जल्द से जल्द एनडीए की सरकार जो है वो बननी चाहिए, लेकिन इस चुप्पी का मतलब क्या है। उधर मीसा भारती को आप सुन सकते हैं, वो भी लगातार अब ये कहती नजर आ रही हैं कि नीतीश जी तो हमारे चाचा हैं और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच भी संभवतः फ्लाइट के बीच बातचीत हुई हो। हम वही कह रहे हैं, भाषा आप समझिए। तमाम राजनीतिक पार्टियों की, स्पेशली बिहार के जो दल हैं उनकी भाषा आप समझिए, आरजेडी की भाषा आप समझिए। उन्होंने नीतीश को लेकर कभी कटाक्ष नहीं किया, सीधे तौर पर नीतीश पर कभी हमला नहीं किया। चाहे आप तेजस्वी यादव की वो 200 जनसभाओं को भी देख लेंगे ना, तो नीतीश को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया, नीतीश का नाम सामने कभी नहीं लिया गया। और नीतीश को लेकर ये हमेशा कहा जाता है कि जो उनके मन में है, जो उनकी मंशा है, वो यही रहती है कि वह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये दबी जबां में हमेशा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार सीधे तौर पर कभी सामने आकर इन तमाम बातों को कहते नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वो जरूरी नहीं है कि उनकी मंशा ना रही हो। हालांकि आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर नीतीश कुमार की चुप्पी अभी बहुत चीजें बयां कर रही है, क्योंकि शब्द नहीं बोल रहे हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है ये साफ है। फिलहाल जो स्थितियां अभी इस वक्त आपको दिख पा रही हैं, समर्थन पत्र सौंप दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार को मन में आस हो सकती है। और यूं कह सकते हैं आईएनडीआईए गठबंधन लगातार चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और कहीं ना कहीं जेडीयू और नीतीश कुमार को लेकर साफ तौर पर आंखें गड़ाए हुए हैं। कब नेता टूटे, कब हम सरकार ना ले, ये रास्ते जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो बिल्कुल दीपिका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर पुतिन, ऋषि सुनक समेत कई वैश्विक नेताओं ने पीएम मोदी को जीत की बधाइयां दी हैं। मोदी को माना है वैश्विक नेता। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। दुनिया भर के 75 से ज्यादा वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई संदेश भेजे हैं।
तो सूत्रों के अनुसार एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, कैरेबियन सहित विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने आम चुनावों में जीत के लिए पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत की हैं, शुभकामनाएं दी हैं। तो मैक्रो, सुनक, पुतिन समेत कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। हालांकि आपको याद होगा किस तरीके से पहले ही चीन की मीडिया ने भी साफ कर दिया था कि अगली बार जो सरकार बनने वाली है, इस बार जो सरकार बनने वाली है वह एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की ही होगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं, उसके बाद देखिए सुनक, पुतिन समेत कई नेताओं की मोदी को बधाइयां। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब जीत हुई थी, एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि जिस तरह से हमने सीटें देखी थी उसके बाद ये मान लिया जा रहा था कि कई बड़े चेहरे ऐसे रहने वाले हैं जिन्हें 8 जून को न्योता जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर देश पीएम के साथ काम करने को उत्सुक हैं। लोकतंत्र की प्रशंसा भी की गई। नेतन्याहू की ओर से भी हिंदी भाषा में बधाई संदेश दिया गया है। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये समझने की बात है कि चाइना, वो भी आप देखिए कि सबसे अहम चीज है कि चाइना भी बधाइयां देता और कहता है कि इससे भारत और चीन के रिश्ते मजबूत होंगे। और यदि इन तमाम बधाइयों को देखें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। और देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि को तो बड़ा बनाया ही, देश की छवि को भी तमाम राष्ट्रों के सामने रखा, जिसमें आप पड़ोसी देशों की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान को आप देख लीजिए किस तरीके से पहले वो आंखें तरेरता था, स्पष्ट पाकिस्तान को संदेश देते अब हम नजर आते हैं। आपने कई मरतबा ये भी सुना होगा, यूं कह सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स के द्वारा, राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि यदि पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इधर लगातार आपको याद होगा INDIA गठबंधन, राहुल गांधी साफ तौर पर कहते थे कि चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। भारत के ऐसे कितने ही जो क्षेत्र हैं, अरुणाचल के कितने ही जिले हैं, उनको अपने 30 जिले ऐसे थे जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने देश में शामिल करने की कोशिश करा है, मैप में दिखा रहा है, तो आगे बढ़ने की भरसक कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कुछ ऐसी है कि तमाम जो देश हैं, पड़ोसी जो देश हैं, वो हमसे अभी भी भय खाते हैं, डरते हैं। हालांकि ये जिस बात का जिक्र चारू ने भी किया था, मैं भी आपको बता रही थी कि साफ तौर पे चीनी मीडिया ने भी इस बात के संदेश और संकेत पहले ही दे दिए थे कि अगली बार जो प्रधानमंत्री होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। और चीन और भारत की जो मौजूदा स्थितियां हैं और जो आपस के संबंध हैं उसको सुदृढ़ किया जाएगा, उसको अच्छा किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे विश्व में कहा जा सकता है कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनने की बात सामने आई है, तभी से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां तो मिल ही रही थी, इसी के साथ साथ इटली के कार्यक्रम के लिए उन्हें न्योता मिला था। तो उन्होंने यानी देखिए नतीजे सामने आने से पहले ही प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि बतौर प्रधानमंत्री मैं इस कार्यक्रम में जरूर शरीक होऊंगा। यहाँ से समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी आश्वस्त थे कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और तीसरे टर्म में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और इसी के लिए उन्होंने इटली आने के कार्यक्रम में अपनी रजामंदी जो है वो भेजी थी। बहरहाल अगर हम देखें तो एक मजबूत सरकार का गठन तो हुआ है। इसी के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं तो मालदीव जिनसे लेकर बीच में विवाद भी हुआ था, मालदीव, मॉरिशस, चीन, ऐसे इटली, तमाम देश हैं। पुतिन जो लोग बधाइयां भेज रहे हैं, ऋषि सुनक जो बधाइयां भेज रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के साथ संबंध अब और अच्छे होने वाले हैं। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से कहा जाता है कि देश में जब मजबूत सरकार बनती है तो वैश्विक स्तर पर उसका असर देखने को मिलता है, और ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो लगातार उस दौरान से देखी जा रही हैं जब एनडीए की सरकार बनी। और यदि कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य नेता हैं। ना सिर्फ देश में उनको सभी लोग चाहते हैं, बल्कि आपने कई मर्तबा देखा होगा कि जब वो विदेश जाते हैं तो उनको सर आंखों पर बिठाया जाता है, सभी उनको मानते भी। और ये छवि जो है, चूँकि आप एक नेता देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पूरे के पूरे देश को, पूरे नेशन को एक नेता रिप्रेजेंट करता है, और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाषा शैली में ये तमाम बातें हमेशा से ही स्पष्ट होती नजर आई है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का होगा, हम फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एनडीए की सरकार बनता देख संभला है शेयर बाजार। 2100 अंक ऊपर गया है सेंसेक्स, क्योंकि आपने देखा था कि जिस दौरान नतीजे आ रहे थे लगातार सेंसेक्स जो है वो टूटता नजर आ रहा था। दैनिक भास्कर ने इस खबर को तरजीह दी है। सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शानदार तेजी लौटी है। केंद्र में एनडीए की सरकार की वापसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनने की उम्मीद से ये तेजी लौटी है। देखिए, आपको बता दें, खुशियां हालांकि लौट आई हैं। 5.74% गिरने के अगले ही दिन बाजार में राहत देखी गई। अच्छा, आगे बजट तक उतार चढ़ाव रहेगा, ये भी आपको बता दें कि आकलन कर लिया गया है। स्थिर सरकार की सुगबुगाहट ने बाजार में डर खत्म तो कर दिया, लेकिन मंत्रालय का बंटवारा कैसा होता है इस पर बाजार की नजर जरूर बनी रहेगी। बजट के 1 महीने में पेश होगा, तब तक भ्रम के कारण बाजार में उतार चढ़ाव बन सकता है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाना जारी रखेंगे, इस पर भी सवालिया निशान है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। 4 साल के बाद वापस से वो दिन एक बार फिर से आया जब 7% से ज्यादा शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, वो भी सिर्फ एक दिन में चालू। बिल्कुल, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कल 2303.19 अंक उछाल जो है वो देखने को मिला था। नतीजे वाले दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से 500, फिर 1000, फिर 2000, ऐसे करके 5000 अंक तक भी शेयर मार्केट जो है वो गिर गया था। और तभी से ये माने जा रहे थे क्योंकि भारी संख्या में लोगों ने निवेश किया था, और ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो कई लाख करोड़ का नुकसान जो है वो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एनडीए की सरकार में वापसी हो रही है, शेयर बाजार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। उछाल जो है वो 2303 अंक का देखा गया है। देखिए, एक्सपर्ट भी अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वो यथावत रहेगी जब तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से तमाम जो शेयर थे, जिसमें अदानी ग्रुप की बात करी जाए तो अदानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयर्स में बढ़त हुई है। इनका कुल मार्केट कैप 86,000 करोड़ रुपए था। एक दिन पहले शेयर बाजार 21% से ज़्यादा गिर गए थे। तो फिलहाल अब देखिए आप, यदि हम बात करते हैं पिछले साल में इंफ्रा, पावर, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे स्टॉक में अच्छी तेजी आई थी। इन पर पैसा निकालकर डिफेंसिव स्टॉक में जा सकते हैं। यानी कि अभी जो भारतीय निवेशक है शेयर्स तो खरीदेंगे, लेकिन असमंजस की स्थिति मार्केट में अभी भी बनी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि इंडिया गठबंधन की ओर से जिस तरह से माना जा रहा है कि कोशिशें की जा रही थी सरकार बनाने की, ऐसे में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जो निवेशक हैं उनका कहना है कि उन्होंने जो पैसा लगाया था वो एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगाया था, इसलिए ये माना जा रहा था। और एक दिन पहले से ही मतगणना की खबरें आने लगी थी कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो लाखों करोड़ का जो निवेश किया गया है शेयर मार्केट में वो डाउनफॉल की ओर जा सकता है। हालांकि आपने देखा होगा मतगणना वाले दिन शुरुआत में जो आंकड़े आ रहे थे उसमें यही था कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं। असमंजस की स्थिति में लगातार शेयर बाजार टूट रहा था। देखिए, ये आप भी जान लीजिए कि कोरोना के बाद, कोरोना में भी तब 30% से ऊपर डाउनफॉल आया था। कोरोना के बाद ये पहली मर्तबा है एक दिन में जब 7% से ज़्यादा शेयर बाजार लुढ़क गया। हालांकि अस्थिरता जो है वो बनती है, उतार चढ़ाव बना रहता है, और ये हम बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि निवेश करना आप जारी रखें, निवेश में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि बाद में जो दिन है वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। ग्रीन सिग्नल जो है एक बार फिर से उछाल मारेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है, अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। अंतरिम जमानत को खारिज किया गया। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। तो फिलहाल देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं बकायदा जारी हैं, चूंकि उस वक्त साफ तौर पर कोर्ट ने कहा था कि आप सुनवाई तुरंत चाहते हैं तो तुरंत सुनवाई तो संभव ही नहीं है, लेकिन अब साफ तौर पर अंतरिम बेल को उन्होंने डिनाई कर दिया है। और देखिए, चारुल भी इस खबर को आपको दिखा रही हैं।
बिल्कुल, देखिए केजरीवाल डिनाइड इंटरिम बेल टू स्टे इन कस्टडी टिल जून 19। तो देखिए बहुत सारी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल को थी कि 5 तारीख को जब सुनवाई होगी तो नतीजे शायद उनके पक्ष में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतरिम बेल के लिए जो याचिका डाली गई थी उस पर कोई राहत नहीं मिली, बल्कि कस्टडी जो है वो 19 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। देखिए आपको वो स्थिति याद होगी जब ये माना गया था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दी गई थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वो चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर उस बेल को बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन कोर्ट की ओर से उसमें राहत नहीं मिली थी। देखिए कोर्ट ने उस वक्त ही साफ कह दिया था कि जो तमाम दलीलें आप दे रहे हैं ये उस वक्त आपने तब क्यों नहीं दी जब आपकी जमानत पर विचार किया जा रहा था। यानी कि सेहत का हवाला आप तब भी दे सकते थे, आप तब भी ये कह सकते थे कि मुझे और भी टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि आपका जो शुगर लेवल का हमेशा हवाला दिया जाता है, सेहत का हवाला दिया जाता है, उसको लेकर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तब याचिकाएं आपको रखनी चाहिए थी। और उस वक्त आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि तुरंत इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। तब साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुनवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट अपने अकॉर्डिंग सुनवाई करेगा, अपने अनुसार सुनवाई करेगा। आप कह रहे हैं तुरंत, तो तुरंत तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए सुनवाई बाद में ही हुई, लेकिन बाद में भी अरविंद केजरीवाल को मायूसी ही हाथ लगी। बिल्कुल, देखिए जिस दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनका कहना है कि उनके जो शुगर लेवल है वो गिरा था, डायबिटीज़ की समस्या उन्हें है, इसी के साथ साथ किडनी में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और उनका कहना है कि जिस दौरान वो जेल में थे उस दौरान उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हुई और इसीलिए वो चाहते हैं कि 7 दिन की जो उनकी अंतरिम बेल है उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाए। हालांकि कोर्ट की ओर से ऐसा नहीं किया गया, जिसको लेकर उनकी ओर से कहा गया था कि कई सारी समस्याएं हैं, उनका इलाज कराने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी थी इसलिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं और इसीलिए मैंने प्रचार किया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया तो कहीं ना कहीं कोर्ट के समक्ष ईडी ने वो तस्वीरें भी रखी थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए थे और इसी को लेकर आधार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, जब आप अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं तब अंतरिम जमानत की मांग आप कैसे कर सकते हैं। तमाम बातें कोर्ट ने बड़ी बारीकी से रखी और साफ तौर पर वकील से भी पूछा गया। इस बीच बार बार कोर्ट ने यही हवाला दिया कि आपके जो दलीलें हैं वो क्यों बदल रही हैं, आप जो याचिकाएं लगा रहे हैं वो क्यों बार बार बदल रहे हैं। आप बार बार ये बोल रहे हैं कि लगातार सेहत आपका हवाला दे रहे हैं, आप भीषण गर्मी में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, आपकी जमानत को बढ़ाया नहीं जाएगा। और देखिए ये बड़ा झटका है। तो यकीनन एक बड़ा झटका ये रहा है। और अब सबसे अहम चीज़ है कि 19 जून तक के लिए जो उनकी कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बाहर आए थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि उनका सिंपैथी कार्ड जो है वो जनता के बीच चल जाएगा, ऐसा कुछ दिल्ली में होता नजर नहीं आया। और यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से एक अच्छा प्रदर्शन किया उसने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक झटका जहाँ जनता की ओर से दिया वहीं कोर्ट की ओर से भी उन्हें झटका मिला जब मेडिकल टर्म्स पर उन्होंने जो अपनी अंतरिम बेल है उसे बढ़ाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। दोबारा जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना। हालांकि वो ये लगातार कहते रहे कि डायबिटिक हूँ, शुगर की समस्या है, किडनी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से ऐसी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। देखिए आपको याद होगा चारुल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस बात का हवाला दे चुका है कि अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि वो सीएम बने रहें। जब तमाम कॉम्प्लिकेशंस आने लगी थी सरकार को चलाने में, जनता इस वक्त परेशान होने लगी थी, तो उन्होंने कहा था क्यों ऐसा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सीएम वही रहें, आप अपनी सत्ता का स्थानांतरण कर सकते हैं। हाँ आपकी चुनी हुई सरकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीतिक लाभ के लिए अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं, अपने पद को बचाए रखना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर कोर्ट के द्वारा एक बड़ा तंज था आम आदमी पार्टी पे और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पे। यकीनन एक बड़ा तंज था और इसीलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि जेल से सरकार चलाई जाएगी। तमाम मुद्दे होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री से चर्चाओं की ज़रूरत होती है, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का पद ना छोड़ना, जेल से सरकार चलाने की बात करना, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कई सारी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री से अगर चर्चा होनी चाहिए तो मुख्यमंत्री जेल में है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हालांकि से एक बड़ा मुद्दा तो
बना ही रही है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि जुडिशियल कस्टडी जो उनकी 19 जून तक बढ़ाई गई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आखिर क्या करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, या फिर क्या हथकंडा अपनाते हैं ताकि ये जो पूरा मामला है वो खत्म हो सके। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और देखिए, यदि हम बात समस्याओं की करते हैं तो समस्याएं तो इस वक्त मुंह बाहें दिल्ली में खड़ी ही हुई हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, भीषण गर्मी में बिजली कटौती की समस्या हो, या फिर पानी की समस्या हो। इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर दायर की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, कि तमाम जो राज्य हैं उनसे कहीं ना कहीं 3 महीने का पानी दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हरियाणा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हरियाणा ने कहा कि हम आपके हिस्से का पानी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको उसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी। तो तमाम बातें जो हैं, इसी तमाम बातों को लेकर लगातार कोर्ट जो है कटघरे में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को खड़ा करता नजर आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर खलबली मच गई है। संगठन में फेरबदल अब तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने दम पर 33 और अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 36 सीटें जीती हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि फेरबदल हो जाए। 2014 के चुनाव में यूपी से बीजेपी ने 71 सांसद लोकसभा में भेजे थे। 2019 में उसने अपने दम पर 62 और अपने सहयोगी अपना दल सोनेलाल के साथ 2 सीटें जीती थी। तो कई विश्लेषकों ने पाया था कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला इसके बेहतर प्रदर्शन बीजेपी के खराब प्रदर्शन का एक कारण रहा। इसके अलावा इस बार टिकट वितरण में भी बदलाव किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं, बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर ये स्थिति देखिए, मोदी के शपथ ग्रहण के बाद यूपी में मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल तय माना जा रहा है। आप समझिए कि जो स्थिति रही है, इस बार बीजेपी 33 सीटें लेकर आई है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा झटका था। यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, आखिर समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे क्यों निकल गई। पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी बहुत खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है, और यहाँ तक कि आप ये भी समझिए कि जो फैक्टर्स लेकर चल रहे थे, जो बड़े मुद्दे लेकर चल रहे थे, उन पर भी जनता समर्थन नहीं दे पाई है। इसीलिए माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल तय है। और यदि हम पूर्वांचल का जिक्र करते हैं तो आप यकीन मानिए, पूर्वांचल यानी कि कई राज्य, यानी कि 2-3 राज्य जो हैं पूर्वांचल की सीमा से लगते हैं। आसपास की सीटें, आसपास के प्रदेश भी उससे इफेक्ट होते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अच्छा काम ज़रूर बीजेपी ने किया, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो पर लौटते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती है, और यहाँ से अपने आप को लूज़ करना कहीं ना कहीं सत्ता में बैकफुट पर आना कहा जा सकता है। और यही बड़ी बात है, चूँकि आप ये भी देखिए ना, अयोध्या जिसमें कहा जा रहा था कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हमने बनाया, अयोध्या की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। ये अपने आप में चालू प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ आई, आखिरकार आपकी जो रणनीति थी उसमें कहाँ क्या समस्या आ गई, क्यों आप जनता तक अपने कह सकते हैं कि विचारों को नहीं समझा पाए, या फिर अपनी बातों को कहने में असमर्थ रहे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा झटका यही था कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस मुद्दे को लगातार भुनाया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी अयोध्या की सीट हार जाती है तो ये चर्चा का विषय बन गया, और ऐसा विषय बना कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम बातें इसे लेकर लिखी गई। यहाँ तक कि जो सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने भी कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो थे वो बढ़ाए, अयोध्या को पर्यटन नगरी के तौर पर बढ़ाया, उस अयोध्या ने भी अगर जनता ने वहां की ने बीजेपी को प्यार नहीं दिया तो ये बेहद शर्मनाक है। आप देखिए कि ऐसी बातें भी चल रही थी कि अयोध्या की जनता की जब बात की जाती है कि अयोध्या की जनता ने तो मां सीता पर भी लांछन लगा दिया, तो यहाँ तो अब स्थिति जो है बदल गई। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर ट्रोल की जा रही हैं, तो इनसे ये समझा जा सकता है कि जनता के मन में भी काफी हद तक इस बात को लेकर नाराजगी भी थी और हैरानी थी कि आखिर अयोध्या की सीट कैसे हारी गई। देखिए, हर चीज जो होती है, चूंकि अब हम जो
सपना देख रहे हैं वो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। जनता जो है वो कई मायनों में हम कह सकते हैं चारों अब समझदार हो चुकी है, क्योंकि आपने पूरे यदि हम इस देखें पूरे जब वोटिंग परसेंटेज को भी देखते हैं पूरी जगह यानी कि सातों चरणों में जो जनता थी वो बड़ी साइलेंट मोड पे आपको नजर आई। जनता क्या चाहती है, जनता के मन को भाप पाना इस बार तमाम पार्टियों के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हुआ। अयोध्या का जिक्र आप कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं अयोध्या को हार जाना। हाँ, बीजेपी के लिए वो टेढ़ी खीर थी और बीजेपी को ये समझना पड़ता। और देखिए अब जनता ज्यादा समझदार होगी, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर मथुरा का मुद्दा हो, वाराणसी का मुद्दा हो, हाँ आप अपनी परंपरा पर लौटना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी संस्कृति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनता को रोजगार भी चाहिए, जनता को महंगाई से राहत भी चाहिए। जनता हर एक सिनेरियो पर सोचती है और यही हम कह सकते हैं ना चारुल, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल की जिम्मेदारी ली, इस्तीफा सौंपने का पेशकश की उन्होंने। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने आला कमान से उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करने की अपील की है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र में आए नतीजों की जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं, क्योंकि राज्य में पार्टी का नेतृत्व वह खुद कर रहे थे, तो स्वतः संज्ञान लेना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए इस खबर को प्रमुखता दी गई है। फडणवीस ऑफर्स टू क्विट एज महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम इन पोल चरण। अब देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहा है वो वाकई चिंताजनक था। कल एनडीए की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भी शिकन देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं परेशानी। और आप समझिए कि स्थिति ऐसी रही कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई। हालांकि उनसे कहा गया कि आप दोबारा से विचार कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और हार की जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर ली है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं छोड़ना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री का पद। मैं मानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नैतिकता को भी दर्शाता है। एक चुनाव से सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, ये शिंदे ने कहा। फडणवीस के उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने के विचार पर प्रतिक्रिया दी है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस तरह के विचार रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके मनोबल को बढ़ाने का काम देखिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर जो स्थिति रही है ना, तो एकनाथ शिंदे जो कि ये कहते थे कि असली शिवसेना है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और अजित पवार सोचिए, 4 सीटें उनके खाते में थी लेकिन 1 सीट जीत पाए। यहाँ से ही समझना होगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस तीनों में से किसी भी पार्टी की अच्छी नहीं रही। और अजित पवार की ओर से तो बैठक भी बुलाई गई है। खबरें हैं कि बैक टू पवेलियन यानी शरद पवार गुट के साथ वापस मिल सकते हैं। तो असली और नकली की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में एनडीए को होता नजर आया। और देखिए आपने उद्धव ठाकरे का जो बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, कल बड़े खुश नजर आ रहे थे। किस तरीके से उन्होंने कहा कि असली और नकली क्या है वो साफ तौर पर जनता को पता चल गया। इस बीच देखिए बहुत से लूप होल हैं जो उनको फिल करना होगा, जिनको समझना होगा, चाहे भाजपा या फिर यूं कह सकते हैं एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर अजित पवार गुट हो, उनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार गलती कहाँ हो गई थी। चाहे बात देखिए महाराष्ट्र में किस तरीके से मराठा आंदोलन का जिक्र किया गया था, इसको पुरजोर तरीके से उठाया गया था। यहाँ पर भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया। यानी कि आपको हर एक चीज़ को, मैंने कहा था ना चारुल, हर चीज़ को बारीकी से समझना होगा, क्योंकि आप हर चीज़ यानी कि हर एक मुद्दे को जाति के आधार पर नहीं खेल सकते, क्योंकि जनता जो है बेहद समझदार अब हो चुकी है। बिल्कुल। और देखिए उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से इनकार किया और नतीजों को लेकर वो उत्साहित नजर आए, तभी से खबरें ये आने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे जो हैं एनडीए से नजदीकियां बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से संजय राउत बैठक में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे प्रियंका गांधी से बातचीत करने के बावजूद भी नहीं आए और इसको लेकर इसके बाद कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की हलचल जो है वो बढ़ गई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का जादू कायम रहा, बीजेपी के बड़े दावों का कोई असर नहीं पड़ा। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। तो देखिए इस खबर को दैनिक जागरण ने छापा है। साफ तौर पर ममता बनर्जी का जादू किस तरीके से कायम रहा है
इसकी बानगी एक बार फिर से सामने आई। तो राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 29 पर जीत हासिल की। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और इसके साथ साथ ये खबर जिसको जगह दी गई है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, टीएमसी ने बीजेपी को पिछली बार की 18 सीटों से पीछे धकेलकर उसे 12 तक सीमित कर दिया। बीजेपी को 39% से भी कम वोट परसेंटेज मिला। हालांकि दीदी ने जीत का श्रेय बंगाल की जनता को दिया और चुनावी नतीजों को बंगाल के विरोधियों को जनता का ठेंगा करार दिया। तो देखिए, जिस तरह से 2019 में प्रदर्शन किया था उससे भी पीछे रहा, यानी 18 से 12 सीटों पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 42 लोकसभा सीटें हैं बंगाल में, लेकिन उसके बावजूद ग्राफ जो है वो लगातार गिरता नजर आया। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और यहाँ पर 2019 में 18 सीटें थी, लेकिन 2024 में महज 12 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। तो बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा कि इसका श्रेय बंगाल की जनता को जाता है। और ये तब हुआ जब साफ तौर पर ममता बनर्जी ने खुले मन से कहा कि मैं बंगाल में सीएए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। तो आप समझिए, और इससे बड़ी बात ये भी हो जाती है जब आईएनडीआईए गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं बनी थी तो साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया था कि मैं अकेले बूथे, यानी कि टीएमसी अकेले ही कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी। संदेश खाली को लेकर लगातार बीजेपी ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया था। और आप यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ही पश्चिम बंगाल में रहा। तो ममता दीदी को साथ महिलाओं का ज़्यादा मिला है। संदेश खाली को लेकर जो भुनाया जा रहा था वह भी कहीं ना कहीं बीजेपी के काम नहीं आया। ये साफ कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो दिख ही रहा है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे उतर के ममता बनर्जी काम करती हैं, उनकी जो रणनीति है, जनता से रूबरू होती है, उनकी जो तरीका है, उससे जनता बेहद प्रभावित है। और ये एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, नतीजों ने साबित किया है कि ममता बनर्जी को महिलाओं का अपार समर्थन मिला। बीजेपी ने लगातार ये दिखाया और ऐसी तस्वीरें जो सामने आई थी संदेश खाली की, उससे ये लग रहा था और एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी, एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं का दर्द नहीं समझती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो उनसे ये स्पष्ट हो गया कि महिलाओं का समर्थन जो है वो अभी भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हासिल है। और इसीलिए बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाई। और इसीलिए जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, 2019 में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार महज 12 सीटों पर ही सिमट गई। इसलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का यहां पर नहीं माना जा रहा। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2019 में बहुमत हासिल की थी, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा तो छुआ है, लेकिन एनडीए ने। जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं देखा जाए, जब हम 7 चरणों का जिक्र करते हैं तो 7 चरणों में सबसे ज़्यादा जो वोटिंग रही वो पश्चिम बंगाल से ही रही थी। और यहीं से ही हम कह सकते हैं चारुल, संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि वहाँ की जनता जो है ममता बनर्जी में विश्वास रखती है। और ये साफ तौर पर अब जाहिर हो जाता है। चलिए चारुल, आगे बढ़ेंगे हम। बिल्कुल, विधानसभा में बड़ी हार के बाद सीएम नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुबर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। उनका इस्तीफा राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी बीजू जनता दल की हार के बाद आया है। श्री पटनायक ओडिशा में लंबे समय से, यानी लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि नवीन पटनायक ने जिस तरह से काम किया, तमाम मुद्दे जो उन्होंने थे वो उठाए, बीजेपी की ओर से भी वो मुद्दे उठाए गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री क्यों लगातार बीमार हो रहे हैं, पिछले कुछ समय से आखिर कैसे बीमार हैं, इसकी जांच की जाएगी। तमाम मुद्दे उठाए थे और ये भी कहा था कि दक्षिण का कोई व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये मुद्दे जनता के मन में घर कर गए और सत्ता की चाबी बीजेपी को मिल गई। और उड़ीसा के हिसाब से अगर देखें तो ये बड़ी जीत थी, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी और बीजेडी के बीच टक्कर मानी जा रही थी। लगभग 2.5 दशक का एक छत्र राज था। आप समझिए, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल तत्परता दिखाई और 2.5 दशक के एक छत्र राज को खत्म बीजेपी ने अपनी
कहीं ना कहीं रणनीतियों के द्वारा किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम अखबारों ने इसका जिक्र किया। यहाँ पर यदि हम दैनिक जागरण की बात करते हैं, कहा गया है कि कांटेबाजी से हिंजली और कांटेबाजी से चुनाव लड़ रहे पटनायक कांटेबाजी सीट से 16,000 से अधिक मतों से हारे, जबकि हिंजली सीट पर केवल 4,000 से जीत मिली। विधानसभा चुनाव में 51 सीटें जीतने वाली बीजेत को लोकसभा चुनाव में भी झटका लगा। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। बीजेत के हार के साथ ही पटनायक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा समय शासन करने के रिकॉर्ड से चूक गए। ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं, और चिंता की बात भी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नवीन पटनायक के लिए भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज हुआ। पहले मैच में आयरलैंड को शिकस्त दी गई है। रोहित हार्दिक की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। तो T20 विश्व कप 2024 का भारतीय टीम ने विजयी आगाज किया। कल आयरलैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी, पहले बल्लेबाजी करने उतरी। आयरिश टीम 16 ओवर्स में 96 रन पर ढेर हुई, जबकि जवाब में भारतीय टीम ने 12.2 ओवर्स में 2 विकेट खोकर टारगेट को चेज कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 50 लगाए। देखिए रोहित शर्मा ने अपना प्रदर्शन किस तरीके से बेहतरीन दिखाया है, साफ तौर पे नजर आया। और कह सकते हैं कि थोड़ी सी मायूसी हमको उस वक्त चारों हाथ लगी थी जब वर्ल्ड कप था। रोहित शर्मा शानदार प्रदर्शन उस वक्त इतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन अब बहुत सी उम्मीदें इस T20 वर्ल्ड कप में जुड़ी हुई हैं भारत के साथ। बिल्कुल, तो भारत का विजयी आगाज रहा। आयरलैंड को 96 पर ढेर कर 8 विकेट से मैच जीता गया। और चलिए इसी के साथ अखबार की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।